हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सोहागमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वो है ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकुनकुलस की सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो इसको फाइलम एस्केलमथीज में रखा गया है। निमेटोड्स भी कहते हैं। पेस्मीडिया इनका ऑर्डर है। ड्रैकुनकुलस इनकी ड्रैकुनकुलिडी इनकी फैमिली है। ड्रैकुनकुलस इनके जीनस है और मेडिनेंसिस इसकी जाति है। ड्रैकुनकुलस को सामान्यतः ग्वेनोवर्म या सरपेंट वर्म्स के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा निमेटोड्स है ड्रैकुनकुलस। यह मनुष्य में नारू या बाला या ड्रैकोटिएसिस या ड्रैकुनकुलिसिस रोग फैलाते हैं। अरब कंट्रीज़ में इसको वेना मदीना नाम से पुकारा जाता है क्योंकि मदीना में अधिक सक्रिय रूप से पाया जाता है। सामान्यतः गिनी वर्म शुष्क प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी भागों में अधिक पाया जाता है। इसका प्रकोप पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका में अधिक है, जहां लोग तालाबों एवं खुली बावड़ियों का पानी पीते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त ये बंदरों, काउज, बफेलोज एंड मांसभक्षियों में भी पाए जाते हैं। ड्रैकुनकुलस का प्राथमिक परपोषी मनुष्य है। जिसके अवतक ऊतकों में या सबकुटेनियस टिश्यूज में तथा सेकेंडरी परपोषी साइक्लोप्स जो अलवणीय क्रस्टेशियन कीपोपोड्स है, यह वाहक का कार्य भी करता है तथा आश्रय परपोषी कुत्ते, लोमड़ी व बंदर है। अब बात करते हैं ड्रैकुनकुलस की मॉर्फोलॉजी आकारी की। ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस आकार में बड़ा निमेटोड्स है जिसमें लैंगिक द्विरूपता यानी हर्मेफ्रोडाइट्स पाया जाता है, अर्थात मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल को आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। इनका आकार तंतुरूपी यानी फिलीफॉर्म होता है। बात करते हैं मैन ड्रैकुनकुलस की। मेल यानी नर मादा की तुलना में आकार व संख्या में कम होते हैं। इनकी लंबाई 12 से 30 mm, व्यास 0.4 mm तक होता है। सर्पिल रूप में कुंडलित
पश्च सिरा नुकीला व मुड़ा हुआ, जिस पर 10 जोड़ी जेनाइटल पेपिलीज, जिनमें 4 जोड़ी प्री एनल तथा 6 जोड़ी पोस्ट एनल होते हैं। एक जोड़ी कोपुलेटरी सीठी या स्पिक्यूल्स व गुबरेनकुलस पाए जाते हैं। प्रजनन करते समय या बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके आहारनाल बहुत सुविकसित होती है। फीमेल ड्रैकोनिकुलस नर की तुलना में अधिक लंबी होती है, आकार भी बड़ा होता है। वयस्क मादा में आहारनाल का अभाव होता है। मादा की लंबाई 6 से 100 सेंटीमीटर, व्यास 1 से 1.5 से 1.7 mm तक होता है। इनका पिछला सिरा सीधा वो थोड़ा नुकीला होता है, जिसमें 4 स्पिक्यूल्स या सीठी होते हैं। मादा विविपेरस जो अंडाशय में वाल्वा आधार पर खुलती है। गर्भाशय में भ्रूण भरे रहते हैं। इनके अग्र सिरे पर दोनों नर व मादा की संरचना समान ही होती है। मुख के चारों ओर क्यूटिक्यूल युक्त रिंग होती है तथा 2 चक्रों में 10 लिप्स व दोहरे अंकुरक पाए जाते हैं, यानी पेपिलीज पाई जाती हैं। भीतरी चक्र में 6 होस्ट पेपिली व बाहरी चक्र में दोहरे अंकुरक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ड्रैकोनिकुलस में जनन व जीवन चक्र की। ड्रैकोनिकुलस द्विपोषी परजीवी है। इनका प्राथमिक होस्ट मानव, जिसमें यह वयस्क अवस्था में निवास करता है। कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ड्रैकोनिकुलस में मैथुन क्रिया प्राइमरी होस्ट यानी मनुष्य के संयोजी ऊतकों की गहराई में होती है। फर्टिलाइजेशन क्रिया आंतरिक होती है। नर की निषेचन क्रिया के दौरान या उसके बाद मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियोज इन वाटर की, यानी भ्रूण पानी में किस तरह से स्थानांतरित होता है। ग्रेविड फीमेल परपोषी के शरीर के ऐसे भागों में पहुंच जाता है जहां जैसे ही परपोषी पानी के संपर्क में आते हैं, मादा द्वारा स्त्रावित एक विषैले पदार्थ के परिणाम स्वरूप त्वचा के ऊपर एक छाला यानी ब्लिस्टर बन जाता है, जो जल के संपर्क में आते ही फट जाता है और वहाँ घाव बन जाता है। जिस स्थान पर एक छिद्र बन जाता है जिसमें मादा का अग्र सिरा निकला होता है। इसके साथ ही गर्भित मादा अपने गर्भाशय से अनेक सूक्ष्म कुंडलित भ्रूण दूधिया द्रव के साथ मादा के वाल्वल ओपनिंग यानी बंग छिद्र से बाहर निकल आते हैं। लगभग 20-21 दिन तक समूह में कुंडलित भ्रूण
वाल्वल ओपनिंग से मुक्त होते रहते हैं जब तक गर्भाशय पूर्ण रूप से खाली नहीं हो जावे। इसके बाद मादा की भी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं एम्ब्रियो या भ्रूण की। सभी भ्रूण की संरचना सामान्यतः धागों जैसी कुंडलित, अग्रभाग गोल, पश्चेभाग आखिर में पतला, गोल व नुकीला हो जाता है। इसकी लंबाई लगभग 600 से 800 म्यू तथा व्यास 19-20 म्यू तक होता है। लगभग एक सप्ताह तक सेकेंडरी होस्ट यानी द्वितीय प्रपोष्टी में प्रवेश न होने की दशा में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तथा शेष परिवर्धन साइक्लोप्स यानी सेकेंडरी होस्ट के शरीर में पूर्ण होता है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट की। सेकेंडरी होस्ट द्वारा निगल लिए जाने पर भ्रूण 1 से 6 घंटे में आरनाल की भित्ति को भेद दे गुहा में पहुंच जाता है। यहाँ पर 2 बार मोल्टिंग या निर्मोचन के पश्चात रूपांतरित होकर वृद्धि कर लंबे हो जाते हैं जो संकरण अवस्था कहलाती है। ये प्रक्रिया 15 से 20 दिनों में पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट या इन्फेक्शन इन प्राइमरी होस्ट। संक्रमित सेकेंडरी होस्ट यानी साइक्लोप्स युक्त जल को बिना सावधानी बरते प्राइमरी होस्ट ग्रहण करें तो संक्रमित साइक्लोप्स मनुष्य के स्टोमक में पहुंच जाते हैं, जहां 5 नसों द्वारा साइक्लोप्स नष्ट हो जाते हैं तथा तरुणकर्मी आमेशी की भित्ति को भेद कर सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से कनेक्टिव टिश्यू में प्रवेश कर वयस्क नर व मादा ड्रैकुनकुलस में परिवर्तित हो जाते हैं। संयोजी ऊतकों में तरुण कर्मी 2 बार मोल्टिंग करके या निर्मोचन करके वयस्क अवस्था ग्रहण करता है। अतः एक भ्रूण से वयस्क अवस्था प्राप्त करने में लगभग 360 से 380 दिन लग जाते हैं। फिर प्राइमरी होस्ट का अवत्वक ऊतकों में मेथन क्रिया के पश्चात नर की मृत्यु तथा मादा के गर्भाशय के भीतर भ्रूण परिवर्तित होते हैं। अब बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की या रोगजनकता की। मनुष्य में ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस का संक्रमण गिनी कृमि रोग या ड्रैकुनकुलोसिस कहलाता है। जब मादा के भ्रूण मुक्त अवस्था आती है तो ग्रेविड फीमेल त्वचा के नज़दीक आ जाता है तथा पानी के संपर्क में आते ही फीमेल द्वारा स्तरण से फफोला उत्पन्न हो जाता है जो पानी के संपर्क में आते ही फट जाता है। उस समय मनुष्य में पहले सूजन फिर खुजली होती है। इसके अतिरिक्त दमा, पीती या फिर खुजली होती है। मन मचलता है, उल्टी या अतिसार आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। घाव में बैक्टीरिया के संक्रमण हो जाते हैं तथा
टिटेनस के स्पोर्स भी इन घावों तक पहुंच जाते हैं। उपचार या थेरेपी या ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ड्रेकोनकुलस मेडिनेंसिस फेनोथायाजीन का इंजेक्शन लगाकर इससे मुक्ति पाई जा सकती है। थायोबेनेडाजोल एवं नाइट्रोथायोजोल के यौगिकों का उपचार करना चाहिए। मेट्रोनिडेजिल और मेबेंडाजोल युक्त दवाएं कृमि को बाहर निकालने में मदद करती है। कृमि को लकड़ी के से सावधानी से लपेट कर भी मुक्ति मिल सकती है। अब इस दौरान क्या क्या अपन सावधानी बरतें? संक्रमित साइक्लोप्स युक्त जल को पीने से बचना चाहिए। पानी छना व उबला पीना चाहिए। तालाबों बावड़ी के पानी में नहाने व पानी पीने से बचना चाहिए। संक्रमित साइक्लोप्स को नष्ट करने के लिए यौगिकों का प्रयोग में लेने चाहिए। थैंक यू।